हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। यदि आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वह वीडियो एक बार आप अवश्य देखें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से समझने में आसानी होगी, जल्दी समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें 4 अंकों की हमें क्या लेना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी एक संख्या लेनी है और उसे अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं, या अर्थात अभाज्य गुणनखंडन के रूप में उसे हमें व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, संख्या हम लोग लिखते हैं, जैसे संख्या हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से आगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग देखेंगे क्या होती है। जैसे देखिए एक क्या है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, 1 अंक की क्या है, सबसे बड़ी संख्या। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 10 में कितने अंक है, 1 अंक 2 अंक। 10 में कितने अंक है, 2 अंक। तो 10 क्या हो जाएगी, 2 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। 8 हम नहीं लेंगे, 8 अगर लेंगे तो 8 से एक बड़ा अधिक क्या होता है, 9। तो 9 क्या होगा, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 9। तो 2 अंकों की क्या हो जाएगी, 2 बार 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने क्या होगी, 4 बार 9 हम लिख देंगे। ये देखिए 1 2 3 4, 4 बार हमने 9 9 9 लिख दिया। तो यह क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी तरह से 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला जाए तो 10 बार आप 9 9 9 9 लिख दीजिए, तो 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब बच्चों देखिए, हम इसको हल में लिखेंगे। हल कैसे लिखेंगे, क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम लोग लिखेंगे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 4 बार 9 लिखेंगे, या 4 ठो आप ऐसे बनाइए, 1 2 3 4, और चारों जगह 9 लिख दीजिए। ये देखिए इतना आ गया। तो कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह होगी 9999। अब क्या बोला है कि इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 9999 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे अब देखिए 9 9 9 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने लिख लिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे हम। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या हमने पढ़ा था क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19, इसी तरह से आगे। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या को देखेंगे 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 से विभाजित करेंगे, अभाज्य संख्या 3 से, तो 3 से विभाजित कीजिए। तो 3 का भाग 9 में जाएगा, 3 त्रिकाई 9, ये 9 हमारा कट गया। अब 3 त्रिकाई 9, अब आगे वाले में 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9,
इस तरह से 3 से हमने 9,999 को भाग दिया तो कितना आ गया 3,333। अब इसको 3 से पुनः काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, फिर से 3 से काटेंगे 3 को, 3 एक कम 3, 3 को काटेंगे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, इतना आ जाएगा। अब देखिए यह कितना आ गया 1111। यह किससे विभाजित होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं। अब 5 से, 5 का विभाजन नियम क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो 1 है इसलिए यह 5 से नहीं होगा। अब 7 से देखिए, 7 से आप चेक कीजिएगा, 7 से भी विभाजित नहीं होगा, 7 का भाग देके आप चेक कर सकते हैं। 11 से देखिए, 11 से विभाजित होगा, ठीक, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 0 है, यहाँ पे 0 होना चाहिए तो 0 है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 11 से भाग कीजिए, देखिए 11 हम 11 लेंगे, 11 एक कम 11। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, 1 बचा, तो 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो भाग न जाए लब्धे शून्य। अब कितना हो गया 11, तो 11 एक कम क्या हो जाएगा 11। यदि यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे भाग दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे भाग कैसे देंगे, एक अंक क्या है 11 से छोटा है तो 2 अंक लेंगे, 11 लेंगे तो 11 एक कम कितना हो गया 11। अब देखिए 11 में 11 घटाएंगे, पूरा कट गया, घट गया, अब क्या उतरेगा 1। अब देखिए 11 में 1 का भाग जाएगा नहीं तो 11 शून्य शून्य, ठीक, 1 आ गया। अब फिर से यहाँ पे 1 उतरेगा, 1 तो 11 बन गया, 11 एक कम 11। इस तरह से बच्चों हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या गया, 11 को हम 1111 से 1111 को हम 11 से भाग दिए तो 101 आया। अब 101 को हम भाग करेंगे तो ये देखिए 11 से तो ये विभाजित होगा नहीं। इसी तरह से 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अभाज्य संख्या स्वयं से एक या फिर स्वयं से विभाजित होती है, तो 101 किसी से विभाजित नहीं होगी, एक से या फिर स्वयं से होगी, तो हमें किससे भाग देना पड़ेगा 101 से, तो 101 एक कम 101 आ जाएगा, ठीक। अभाज्य संख्या को हम कैसे चेक करेंगे, कोई भी संख्या की अभाज्य संख्या है कि नहीं है, जैसे 101 आया तो इसके बराबर या इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग देखेंगे, पूर्णतः वर्ग संख्या देखेंगे क्या है, 11 गिरह 121, 121 है, 121 किसका वर्ग है 11, तो अर्थात 101 जो है 11 तक की अभाज्य संख्याओं से यदि विभाजित होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए इन सभी संख्याओं से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब हमें इसको 101 से विभाजित करना पड़ेगा। तो यह आ गया हमारा। अब देखिए हम लिख देंगे अतः 9,999 के अभाज्य गुणनखंड है, बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101, यह हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों एकदम इजी क्वेश्चन था, बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे हम, और बोला गया है आगे कि उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे बोला गया है हमें कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है और उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हमने अभी पढ़ा था कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पे देखिए 2 ठो कीजिए, आप पहले पर 1 लिखिए इसके बाद 0, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हम 3 खाचा लेंगे, 1 2 3 स्थान छोड़ देंगे, अब पहले वाले पे 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 0 लगा देंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100 होगी। इसी तरह से 5 अंकों की बोला गया है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5 खाचा लीजिए, 1 2 3 4 5, शुरू वाले में 1 लिखिए इसके बाद 0,
तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना आ गया? 10,000 आ गया। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000 होगी। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल करेंगे। क्या है? 5 लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? एक अंक हो गया, 2, 3, 4, 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी? 10,000 होगी। ठीक। अब देखिए, अब बोला गया है इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडम के रूप में इसे व्यक्त कीजिए, अर्थात अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अब देखिए इसका 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया 10,000। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या हमने पढ़ा था क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11 इसी तरह से आगे। ठीक। तो हम इसको 2 से पहले विभाजित करेंगे। देखिए 2 से करता है कि नहीं करता है? 2 से। तो 2 का भाग कीजिए। 2 1 अंक लेंगे तो 2 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा। 2 अंक लेंगे 10 होगा, तो 2 पंचे 10। अब 3 जीरो ये बच गया, तो 3 जीरो हम लगा देंगे। अब इसको 2 से भाग कीजिए। 2 से तो 2 दूना 4, 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 आएगा तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। अब 2 जीरो बच गया। आप इसको भाग करके इस तरह से भाग करके चेक कर सकते हैं। देखिए 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 में 4 गया 1। अब ये जीरो उतर जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 1 पूरा कट गया। अब जीरो उतरेगा तो भाग न जाए 90 शून्य, फिर से 1 जीरो उतरेगा तो यहाँ पे भी भाग न जाए 90 शून्य। इस तरह से 5000 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 2500 आएगा, 2500। ठीक। अब आगे देखिए, इसको भी अब 2 से भी विभाजित होगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो 2 से काटिए। 2 1 कम 2। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 5 से अधिक न हो। 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। अब 4 है तो 5 में 4 गया 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया? 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब 1 जीरो आ जाएगा। ठीक। अब इसको 2 से पुनः विभाजित होगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 2 से काटिए। 2 1 अंक लेंगे तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 अंक लेंगे 12, तो 2 छक्का 12। अब 5 को विभाजित कीजिए तो 2 दूना 4, यहाँ से 1 बच गया तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। अब देखिए कितना आ गया? 625। 625 तो 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इस प्रकार से 625 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 से आगे अभाज्य संख्या क्या है? 3। 3 से चेक करेंगे तो 3 का विभाजन नियम क्या है? अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता हो। तो यहाँ पे देखिए अंकों का योग कीजिए। 6 2 8, 8 5 13। 13 क्या 3 के पहाड़ में आता है? नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 5 से देखिए तो 5 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 5 से काटिए। 5 1 कम 5, 1 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 5 दूना 10, 2 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 25। इस प्रकार से हो जाएगा 25। अब पुनः इसको 5 से विभाजित कीजिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 12 में 10 गया 2 यहाँ पे आएगा तो कितना हो गया? 2 यहाँ पे लगेगा 25 हो गया, तो 25। अब 5 से पुनः विभाजित होगा तो 25। 5 से विभाजित होगा 5 1 कम 5। देखिए लास्ट में 1 आ गया ना। अब यहाँ पे संक्रिया हमारी समाप्त होगी। अब देखिए हम लिख देंगे अतः 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड इतना है। हम लिख देंगे अतः 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000। अतः 10,000 के अभाज्य गुणनखंड है बराबर क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2 गुणे 5 5 5 5, तो लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 2 4 बार लिख दिया। 5 कितना है, 1 2 3 4, 4 बार, तो हमने 5 4 बार लिख दिया। तो अतः 10,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, इतना। यह हो गया हमारा आंसर। ठीक, यह बच्चों एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। यहाँ पे देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिख लिया। अब बोला है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई, 10,000। 10,000 का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। यह हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया हम लोग को, एक संख्या दी गई है 1729। इस संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। और आगे क्या है, इसके बाद उन अभाज्य गुणनखंडों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, इसके बाद हमें देखना है कि 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों के बीच में क्या संबंध है, और क्या संबंध है, जो संबंध है उसे हमें लिखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ पे एक संख्या दी गई है 1729, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1729। अब इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में विभक्त करेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इसी तरह से आगे, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 1729 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए 2 है, 2 से चेक करेंगे कि यह संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इकाई का अंक 9 है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे, तो 3 का विभाजन नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता हो। तो देखिए 1 7 8 8 2 10 10 9 19, 3 के पहाड़ा में 19 आता है, नहीं आता है। इस प्रकार से 1729 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से चेक कीजिए, तो 5 का क्या नियम है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। इकाई का अंक यहाँ पे 9 है, इसलिए यह 5 से भी विभाजित नहीं होगा। अब 7 से चेक कीजिए, तो 7 का भाग देके देखिए आप, 7 से 1729 को भाग दीजिए, तो 7 17 है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। अब आप घटाएंगे, 7 में 4 गया 3, इसका 1 में 1 गया 0 आ जाएगा। अब क्या उतरेगा यहाँ पे 2, 7 चौक 28 हो जाएगा मेरा। 32 में 28 घटाएंगे क्या आएगा, 4 आएगा। अब क्या यहाँ पे आएगा, 9 आ जाएगा। तो 7 सते 49, ये देखिए पूरा कट गया, अर्थात यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 से हम विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 247 247। ठीक, अब देखिए 247 यह संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से चेक कीजिए। तो इकाई का अंक छोड़ के, इकाई के 7 का विभाजन नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई का डबल करके घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 7 है, इसको छोड़ देंगे और इसका डबल करेंगे, 7 दूना 14, 24 में 14 घटाएंगे तो 10 आएगा, जो कि 7 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात 247 7 से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह से 11 से आप चेक करेंगे, तो 11 का विभाजन क्या होता है, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो 7 2 9, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आया, 5, अतः यह 11 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए हम लोग 13 से देखेंगे, भाग करके 13 से तो 247, इस प्रकार से 13 दूना 26 अधिक हो जाएगा, 13 एकम 13, घटाएंगे, 4 में 3 गया 1, 2 में 1 गया 1, अब यहाँ पे क्या आएगा 7। 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 117 से अधिक न हो, 13 7 91, 13 104, 13 निया 117, 13 निया 117।
तो देखिए यह संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो गई और भाग देने पर क्या आया, 19 आया। तो यहाँ 13 से हम विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 19 हम 247 आएगा। यहाँ पर देखिए अब 19 क्या है, 19 से ही विभाजित होगी, तो 19 एक कम 19। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 7 गुणे 13 गुणे 19, 7 गुणे 13 गुणे 19। ये हमें इतना के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। यह हो गया हमारा आंसर। और आगे क्या बोला है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, अर्थात पहले छोटा लेंगे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 13 और 19। तो देखिए सबसे छोटा 7 हो गया, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 19। तो इसको आरोही क्रम में भी हमने फिट कर दिया। अब क्या बोला है कि अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। अब इनमें देखते हैं, दो लेके देखते हैं कि इनमें संबंध क्या है। जैसे इन दोनों को लेते हैं 7 और 13, तो 7 और 13 में देखिए क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है, 6 का गैपिंग है, 6 का अंतर है। 13 में 7 घटाएंगे 6 आएगा। अब इन दोनों में अंतर देखिए, 13 और 19 में क्या अंतर है, 13 और 19 में 13 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अतः हम लिख देंगे अतः दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 6 का अंतर है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 6 नंबर बहुत ही आसान है। क्या दिया गया है, एक संख्या हमें दी गई है, इसका बोला है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 1729 के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। ठीक, और बोला है आगे कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है, अर्थात आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब बोला है कि दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध हो तो लिखिए। तो दो लेके हम चेक करेंगे। 7 और 13 में देखिए 6 का अंतर है, 13 और 19 में 6 का अंतर है। तो लिख देंगे दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में 6 का अंतर है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। ठीक, हमें 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल 6 से विभाजित होता है। यह कथन सत्य है। ठीक, इसको हमें कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करना है कि यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे क्या बोला है, 3 क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत मतलब लगातार संख्या। जैसे हमने 1 लिया तो दूसरा 1 लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 2, अब उसके आगे 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9 10, इसी तरह से आगे आप ले सकते हैं। अब ये क्या बोला है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो 3 कोई भी 3 संख्या ले लीजिए। यहाँ से हमने यहाँ तक 3 संख्या लिया, 1 2 3। तो इनका गुणनफल कीजिए, क्या आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो इनका गुणनफल क्या होगा, 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि देखिए 6 से विभाज्य है। 6 का 6 में पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए यह कथन सत्य हुआ। अब आगे हम लेके देखते हैं। देखिए आगे अब संख्या लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 से, अब 2 3 4 को लेते हैं। 2 3 4 ये 3 क्रमागत संख्या है। 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 3 4। तो इनका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, कितना आ जाएगा 24।
देखिए 24 6 से विभाजित है कि नहीं है, 6 चौको 24, तो 24 क्या है 6 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से लेते हैं 3 3 4 5 को लेते हैं, 3 लगातार संख्या है, 3 4 5, तो इनका गुणा कीजिए 3 4 5 का, तो 3 चौक 12, 12 पंचे कितना आएगा 60। देखिए 60 6 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, 6 दहम 60, 60 6 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 3 क्रमागत संख्या हम लेते हैं तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसको हम लोग हल के रूप में लिखेंगे। तो देखिए हल के रूप में हम लोग लिखेंगे हल, ठीक। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, ठीक। तो देखिए हम लोग ज्ञात करते हैं, पहला नंबर संख्या ले लेते हैं, पहला नंबर जैसे 3 क्रमागत संख्या 1 2 3, इनका गुणनफल करते हैं तो क्या आएगा, 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, कितना आया 6 आया। लिख देंगे जो कि 6 से विभाज्य है, ठीक। अब देखिए दूसरा यदि हम लेते हैं 2 3 4, 2 3 4, एक क्रमागत संख्या लेते हैं 3 क्रमागत संख्या, तो इनका गुणनफल देखते हैं क्या आएगा, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 आएगा, जो कि 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। इसी तरह से एक संख्या और लेके देखिए आप, एक संख्या और लेके देखिए, तीसरा नंबर। अब 3 से स्टार्ट कर दिए, 3 4 5 लीजिए संख्या, ये देखिए 3 4 5 3 क्रमागत संख्या है, इनका गुणनफल देखिए क्या आता है, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, इनका गुणनफल क्या आ जाएगा 60 आएगा, जो कि अब 60 को देखिए 6 से भाग देके, तो 6 दहम 60, 60 पूरी तरह से कट जाएगा, जो कि 6 से कट जाएगा, अर्थात 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि कोई भी 3 क्रमागत संख्या हम लेते हैं तो उनका गुणनफल 6 से हमेशा विभाजित होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। उदाहरणों की सहायता से हमने इसकी पुष्टि कर ली है। यह हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण देकर कथन का सत्यापन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित होता है। यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? सत्य है तो इसका उदाहरण देकर सत्यापन कीजिए। ठीक, तो चलिए उदाहरण देकर हमें इसका कथन का सत्यापन करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अब यहाँ पे बोला है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो विषम संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित न होती हो, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इसी तरह से आगे, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। और बोला गया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग मतलब जोड़ 4 से विभाजित होता है। इसकी हमें पुष्टि करनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 क्रमागत संख्या ले लीजिए, 1 और 3, इनको जोड़िए, 1 और 3 को जोड़िए तो क्या आता है 4, जो कि 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 4 4 के पहाड़ा में आता है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्रमागत संख्या लीजिए, 3 और उसके आगे 5, तो 3 5 लेंगे तो इनको जोड़ के देखिए 3 5 कितना होगा 8, जो कि 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 4 के पहाड़ा में 8 आता है, 4 दूना 8। अब इसके आगे कोई भी यहाँ पे संख्या लीजिए, जैसे 11 और 13 हम ले लेते हैं। 11 और 13 इनको जोड़िए तो क्या आएगा 3 1 4, 1 1 2, कितना आ गया 24। अब देखिए 4 24 से विभाजित, 4 से 24 विभाजित है कि नहीं है। 4 8 24, देखिए 4 पंचे 20, 4 छाक 24, कितना होगा 4 छाक 24। 24 देखिए 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा,
तो इस प्रकार से बच्चों आप और आगे की संख्या लेके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो क्रमागत विषम संख्या लेके उनका योग हम लोग ज्ञात करेंगे तो योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब चलिए इसको हल के रूप में हम लिखते हैं। देखिए हल हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक ना। हम जानते हैं कि विषम संख्या क्या क्या होती हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इसी तरह से आगे, ठीक। अब देखिए पहला हम लेते हैं दो क्रमागत संख्या लेते हैं 1 और 3, तो 1 और 3 इनका योगफल कितना होगा, 4 होगा, जो कि लिख देंगे जो कि 4 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक। अब देखिए दूसरा हम ले लेते हैं। पहला तो हमने 1 और 3 लिया, दूसरा हम ले लेते हैं 3 और 5, 3 और 5, तो इनका योगफल देखिए क्या आता है, 3, 5 कितना होगा 8, जो कि 4 से विभाज्य है। देखिए 8 जो है 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8। अब तीसरा आप एक और लेके देखिए, तीसरा देखिए यहाँ पे कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 7 और हमने 9 ले लिया, दो क्रमागत विषम संख्या 7 और 9, 7 और 9 को जोड़िए क्या आएगा आपका, 7, 9 कितना होगा 16, तो 16 देखिए 4 से विभाजित होगा, 4 चौक 16, 16 क्या है जो कि 4 से विभाजित है, 4 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि यदि दो विषम संख्याओं क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल हमेशा 4 से विभाजित होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा। अब देखिए बच्चों यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 8 तक का ही अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 से लेकर 8 तक का अध्ययन किया है। अब अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो अगला वीडियो आप जरूर देखें। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।